हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस पैटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये वीडियो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए रेमेडी साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चैप्टर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो जो एक रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देख सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। यदि और एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए, दूध से दही का बनना, ये सारे किस परिवर्तन को दर्शाते हैं? रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। भौतिक परिवर्तन की हम बात करें तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होगा? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, और यदि कोई नया पदार्थ बनता भी है तो उस नए पदार्थ से हम पहले वाला पदार्थ क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं अपने दैनिक जीवन में इसके, जैसे चीनी का पानी में घुलना, या फिर नमक का पानी में घुलना, या फिर कागज़ का फटना, लकड़ी का काटना। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो किसके होते हैं? भौतिक परिवर्तन के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करेंगे? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, सिंबल होता है Mg। तो मैग्नीशियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस ऑक्साइड की लेयर को, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लेयर के रूप में क्या होती है? जमा हो जाती है। और इस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? साफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम रिबन इजीली क्या हो सके? बर्न हो सके, आसानी से जल सके। इसी वजह से मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। उसको सैंड पेपर से रगड़ करके हम क्या करेंगे? साफ करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हम ये कब कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में कोई ना कोई गैस क्या होती है? निकलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके अलावा यदि तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके अलावा यदि कलर में परिवर्तन होता है, यदि कलर में क्या होता है? चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे देखिए, दूध से दही का बनना। तो दूध यहाँ पे क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है, और दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो दही किस में आता है? सॉलिड में आता है। तो यहाँ पे अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ऐसे तब हम कह सकते हैं, ये जब ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि शब्द समीकरण क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना ही क्या होता है? शब्द समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसको हम शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस
ऑक्सीजन और फिर तीर का निशान यहाँ पे एरो का साइन और उसके बाद हम क्या लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, शब्द समीकरण। कहने का मतलब ऐसी समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में क्या किया जाए, लिखा जाए, तो ऐसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, शब्द समीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक समीकरण को किस विधि से हल किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो हल करने का बैलेंस करने का, संतुलित करने का जो मेथड है वो क्या कहलाता है, हिट और ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, हम अपने बाएं हाथ की तरफ क्या लिखेंगे, अभिकारकों को लिखेंगे और फिर तीर का निशान लगा के हम दाईं तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। तो यहाँ पे यदि अभिकारक एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में प्लस के साइन का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यदि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बात करें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपके अपने लेफ्ट साइड में देख रहे हो, इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। फिर एरो का साइन और जो राइट साइड में हम लिखेंगे वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पे यदि उत्पाद एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं और इसी प्रकार यदि अभिकारक एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उनके बीच प्लस का साइन प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक आदि यूज़ करते हैं तो उत्प्रेरक को हम कहाँ पे लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। इसके अलावा उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं। उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उनको हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक समीकरण को किस विधि से संतुलित किया जाता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा, जो मेथड है आपका वो कौन सा है, हिट और ट्रायल मेथड। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं। अभिक्रिया होने से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पादों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और इसी नियम के बेसिस पे, इसी नियम के आधार पे हम किसी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, या फिर बिना बुझा हुआ चूना, और इसकी क्रिया हम करवाते हैं किससे, जल से करवाते हैं। तो यहाँ पे सिंगल उत्पाद बनता है और इसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। तो ये जो अभिक्रिया आप देख पा रहे हो, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम किस में करते हैं, दीवारों पे सफ़ेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दीवारों पे सफ़ेदी करने के बाद 1 या 2 दिन बाद हमें दीवारों में चमक देखने को मिलती है। उसका कारण ये है स्टूडेंट्स
कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना है ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिसकी वजह से दीवारों में चमक आपको देखने को मिलती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर होता है, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर CaCO3। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके ये भी बनता है कि दीवारों पे सफ़ेदी करने के 1 या 2 दिन बाद हमें दीवारों पे चमक देखने को मिलती है। उसका जो रीज़न है वो क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारों पे आपको चमक देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऊष्माक्षेपी या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, इसके अलावा कोयले का जलना, या फिर साग सब्जियों का जो विघटन होता है, डीकम्पोजिशन होता है, उससे जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसको भी हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहने का मतलब कोयले का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन या साग सब्जियों का अपघटन या फिर डीकम्पोजिशन किस प्रकार की अभिक्रिया के उदाहरण हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, वियोजन होता है। तो स्टूडेंट्स, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक सिंगल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम FeSO4, फेरस सल्फेट। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 व SO3 में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी ऊष्मीय वियोजन, जिसका एग्जाम्पल आपने देखा, ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटना क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो है वो कौन सी है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभक्त होना या टूटना क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें AgCl, जिसको हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये वियोजित हो जाएगा, किसमें टूट जाएगा, Ag और Cl में। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें टूटता है, Ag और Br में। तो इन दोनों का उपयोग हम करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में या फिर ब्लैक एंड वाइट श्याम श्वेत फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज़ किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका विद्युत अपघटन वियोजन या फिर विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर इससे समझाइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यदि हम विद्युत वियोजन की बात करें
तो हम जल के विद्युत अपघटन का उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड फिट करते हैं और इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर क्या करनी है, लगानी है। और इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। यहाँ पे हम इतना इसमें वाटर डालेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, कंप्लीटली पानी के अंदर डूब जाएं। और इसमें थोड़ा सा हम क्या डालेंगे, H2SO4, थोड़ा सा इसमें क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। किसके अंदर, बीकर के अंदर जो वाटर है उसमें थोड़ा सा आपको क्या डालना है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे डालना है। और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रोड में क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जिससे जल जो है वो वियोजित होकर के क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टेस्ट ट्यूब में आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जैसे ही गैस बनेगी तो आपको प्रकनली में बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही प्रकनली पूरी गैस से भर जाएं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी गैस का आयतन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिस गैस का आयतन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा वो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में दोनों प्रकनलियों में जो गैस बनती है, किस गैस का आयतन दूसरी गैस की आयतन में दोगुना होता है। तो किस गैस का आयतन दोगुना होगा, हाइड्रोजन का आयतन यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कंपेयर में क्या होगा, दुगुना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अभी हमने ऊष्माक्षेपी की बात की, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो देखिए स्टूडेंट, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H12O6, और ये रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये किस में ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन होगा 6CO2 प्लस 6H2O, और प्लस में क्या निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो इसलिए यहाँ पे श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ से क्या बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। और ये ऊर्जा जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, उच्छ्वसन करते हैं, तो ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे हम ऊष्माशोषी की भी बात करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उनको संपन्न करवाने के लिए हम बाहर से क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहेंगे। आगे हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि जल के विद्युत अपघटन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, जल का विद्युत अपघटन, जिसमें हम एक बीकर लेते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड को इस तरह से फिट करते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को हम 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और इसमें इतना पानी हम डालेंगे कि इलेक्ट्रोड कंप्लीटली पूरी तरह पानी में क्या हो जाएं, डूब जाएं। इसके बाद हम थोड़ा सा उसमें क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और इसमें विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपको प्रकनली में बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे। और जब बुलबुले बनना बंद हो जाएं तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होंगी, प्रकनली होंगी, वो पूरी तरह से गैस से क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। हमें यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि हाइड्रोजन, एक प्रकनली में आपको कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन, और दूसरी में कौन सी मिलेगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो ऑक्सीजन की कंपेयर में क्या होगा,
दुगुना होगा। तो ये है आपका जल का विद्युत अपघटन, जो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है CuSO4। कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स? नीला। कलर कैसा होता है इसका? नीला। और इसमें हम डुबोते हैं किसकी कील डुबोते हैं? आयरन नेल को डुबोते हैं, लोहे की कील को डुबोते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स लोहा जो है वो कॉपर की तुलना में क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसकी वजह से लोहा या फिर आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। और इसकी जगह क्या होता है? लोहा खुद आ जाता है यहाँ पे। तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित किया तो क्या बना? FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो नीला कलर है वो क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा फेड हो जाएगा। और लोहे की कील का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन। कैसा हो जाएगा? ब्राउन। और किस अभिक्रिया का ये उदाहरण है? ये उदाहरण है स्टूडेंट्स विस्थापन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु या ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।